प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ एडू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का सेट 6 जिसका कोड 324 BC है को देखेंगे। इससे पहले हम इस क्लास 12 के 5 सेट का सॉल्यूशन करा चुके हैं, जिसकी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो आप जा करके वहाँ से उनको कर लीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2024 एग्ज़ाम से रिलेटेड हम बहुत सी हेल्पफुल वीडियो अपलोड करने वाले हैं ताकि आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन में 4 विकल्प आपको मिलेंगे। उन चारों में से आपको एक आंसर देना है, सॉल्व करके आपको नहीं दिखाना है। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले का पहला ये कह रहा है कि यदि समुच्चय n में संबंध r परिभाषित है तो रिलेशन ये दे रखा है उसने। आर क्या दे रखा है उसने रिलेशन ये दे रखा है कि ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि ए बराबर बी माइनस 2 हो और बी की वैल्यू 6 से बड़ी हो। ठीक है ना? इसके द्वारा तो इनमें से बताइए कौन सा सही है। अब देखिए बच्चों, इनमें से कौन सा एलिमेंट बिलोंग्स आर करता है, बस आपको वो देखना है। बस आप ये देख लो कि सबसे पहले बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो इनमें देखो बी की वैल्यू 6 से बड़ी किस किस में है। इसमें तो है नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इनमें इन तीनों में आप देखना है आपको। अब इन तीनों को बारी बारी इसमें रख करके देखिए, ए बराबर बी माइनस 2 में जो सा भी वेरीफाई कर गया वही आंसर सही होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे मैं ए की जगह 3 रखूंगा, बी की जगह 8 रखूंगा, 8 में से 2 गए 6 बचेंगे, 6 बराबर 3 हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है। चलते हैं आगे। यहाँ पे 6 रख दिया मैंने और यहाँ पे 8 रख दिया, 8 में से 2 गए 6, 6 बराबर 6, यानी ये सही है। बस ये भी गलत हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना बच्चों? ए बराबर 6 हो जाएगा, बी बराबर 8 हो जाएगा। अगर आप इसमें रखोगे तो 6 बराबर 8 माइनस 2 यानी 6 बराबर 6 आ जाएगा। ये बात सही है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना? क्या है? 6,8 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ख क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। माना एक्स में एलिमेंट है ए बी सी और वाई में एलिमेंट है 1 2, तो एक्स से वाई तक फलनों की संख्या होगी। तो देखिए बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ये फॉर्मूला आप याद रखना। यदि समुच्चय एक्स में अवयवों की संख्या, समुच्चय एक्स में अवयवों की संख्या m हो और समुच्चय y में अवयवों की संख्या n हो, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इक्वल्स टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल्स टू n। तो x से y में संभव फलनों की संख्या क्या होगी? x से y की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है ना? x से y में इसने कहा तो x से y तक फलनों की संख्या होगी। कितने होंगे फलन, कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? आपको फॉर्मूला यूज करना है x से y में फलनों की संख्या। फलनों की संख्या क्या हो जाएगी? फलनों की संख्या, फलनों की संख्या हो जाएगी जितने y में एलिमेंट हैं उनकी पावर जितने x में एलिमेंट है m, यानी n की पावर m हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हैं? हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट रख दिए। और y में कितने हैं? y में अपने पास 2 हैं। ठीक है ना? 2 हैं, 1 2। तो x से y में फलनों की संख्या कितनी होगी? फलनों की संख्या होंगी 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है ना बच्चों? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना बच्चों? उम्मीद करता हूं आपकी ये समझ आ गया होगा। शायद इस अनसोल्व के आंसर में उसने ये दे रखा है, लेकिन ये गलत है, ये आंसर सही है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं गए क्वेश्चन पर। गए क्वेश्चन क्या कहता है? समान कोटि के 2 दिए गए अवयवों ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन होगा। ए बी डैश का इक्वल्स टू ए डैश बी डैश। जब ए बी का होल डैश आता है तो उसमें क्या लिखा जाता है? ए बी के होल डैश में ये आता है, ए बी का अगर डैश हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। ठीक है ना? यही इनवर्स पे फॉलो करती है बात। ठीक है ना? इसी तरीके का अगर ऑप्शन है तो वो सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, हाँ ये सही है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना बच्चों? चौथा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें तो बी ही है अकेला। चलिए गह क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गह क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, यदि सदिश ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है तो एक क्रॉस बी की दिशा होगी। देखिए बच्चों, इसको मैं आपको एक चीज़ से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। त्रिमेय ज्यामिति में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है? आई कैप होता है वेक्टर, इसमें क्या होता है? जे कैप होता है वेक्टर, और इसमें क्या होता है? के कैप वेक्टर होता है। अगर मैं आई क्रॉस जे लूँ, आई क्रॉस जे लूँ तो वो क्या आता है? के आता है ना, के कैप आता है। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप आता है। और ये देखिए कि ये के कैप जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। ठीक है ना? ये आपस में सारे एक दूसरे के लंबवत हैं। तो के अगर मैं किन्हीं दो का इसमें जो है परपेंडिकुलर इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो वो जो तीसरा होगा वो इनके प्रत्येक के 90 डिग्री के कोण पे होगा, यानी प्रत्येक के लंबवत होगा। तो अगर मैं यहाँ ए क्रॉस बी की बात करूं और ए क्रॉस बी को मैं सी कह देता हूं कि कोई
सी है, ठीक है ना। तो ये सी जो है यानी ए क्रॉस बी जो है, इस सी की दिशा इस ए के भी लंबवत होगी, बी के भी लंबवत होगी, है ना। तो यही तो पूछ रहा है ना वो, ए क्रॉस बी की क्या दिशा होगी। हम इसको सी मान लेते हैं कि ये सी है। अब इस सी की दिशा इस ए के भी लंबवत होगी, बी के भी लंबवत होगी। जैसे मैं के की दिशा बता रहा हूं आपको, इस के की दिशा इस आई के भी लंबवत है, जे के भी लंबवत है, इसलिए इस सी की दिशा ए के भी लंबवत होगी, बी के भी लंबवत होगी। और सी को मैंने क्या माना था, सी को मैंने माना था ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी की दिशा जो है, ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा ए तथा बी के लंबवत होगी, ए तथा बी के लंबवत होगी, ठीक है ना बच्चों, क्या होगी, लंबवत होगी। तो आपका ये क्वेश्चन कौन सा होगा, आपका ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ए तथा बी के लंबवत होगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, डे क्वेश्चन क्या कहता है कि समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बच्चों इनको आप ध्यान से फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत सिमिलर से हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बस इसको अच्छे से याद कर लेना फॉर्मूले को, ठीक है ना। 1/2a, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर एक्स माइनस ए ही आएगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, बस ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी आपका जो अड़ा क्वेश्चन है इसका हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर सही, ठीक है ना। 1/2a log x माइनस अपॉन log x प्लस ए, 1/2a log x माइनस अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है सभी खंड कीजिए, इसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है, दूसरे का क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सेक इनवर्स माइनस रूट टू, ठीक है ना। इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ज़्यादातर बच्चे साइन और कोस के मान याद रखते हैं, सेक इनवर्स का मान या कोसेक इनवर्स का मान याद नहीं रखते। तो आसानी उसमें होगी कि हम इसको कोस में चेंज कर लें, ठीक है ना। अगर मेरे पास देखिए ये सेक इनवर्स एक्स है, तो मुझे अगर इसको कोस इनवर्स में ले जाना है तो कोस इनवर्स 1/x हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो मैं सेक इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 1/√2, ठीक है ना। इसका ये थीटा चेंज कर दूंगा, बस 1/x कर दूंगा इसको, ठीक है ना। ये कोस में हो गया, कोस की वैल्यू मेरे याद है, तो मैं क्या करूंगा, कोस इनवर्स ये हो जाएगा आपका माइनस में, कोस में वैल्यू कितने की होती है, ये होती है π/4 की, यानी कोस 45 की, तो π/4 लिख दिया। अब ये माइनस यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, तभी मैं कोस से कोस हटा सकता हूँ। तो इस माइनस को अरेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको अरेंज करने के लिए हम करेंगे कि कोस इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस π/4, ठीक है ना। मैंने इसको क्या लिख दिया, पाई माइनस π/4। अगर मैं पाई माइनस π/4 करता हूं तो देखिए कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी मैंने ये सही अरेंज कर दिया, और कोस से कोस हट जाएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 π/4 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी दूसरा क्वेश्चन ये कहता है दूसरे का ख, इसने दो इक्वेशन दी है आपको, है ना। क्या दी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7025, है ना, 7025, और दूसरी दी है x माइनस वाई इक्वल्स टू ये दी है इसने 30 और 03, ठीक है ना। यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या लिखिएगा, इसको समीकरण 1 बना दीजिएगा, इसको 2 बना दीजिएगा, फिर लिखना समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, डायरेक्ट जोड़ दो उसको, ठीक है ना। अब मैं जब जोड़ दूंगा इसको, तो यहाँ y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और x 2x हो जाएगा, है ना, 2x हो गया, और ये भी जुड़ जाएंगे दोनों, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ करके कैसे हो जाएंगे, पहला एलिमेंट पहले में जुड़ जाएगा 7 और 3 10, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जुड़ जाएगा 0, तीसरा एलिमेंट तीसरे में जुड़ जाएगा 2, चौथा चौथे में जुड़ जाएगा 8, ठीक है ना। अब ये दो सबके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर दो 5, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4। तो आपकी x की वैल्यू आ गई ये, ठीक है ना, आपके x मैट्रिक्स जो आ गया वो ये आ गया, ठीक है ना। अब y निकालना है आपको, अब इन्हीं में से ये x की वैल्यू इसमें या इसमें किसी में भी रख दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 में ये वैल्यू रख दो आप यहाँ, जब ये वैल्यू यहाँ पे रख दोगे और उसको उधर ले जाओगे वो माइनस हो जाएगी, इसमें से घट जाएगी, तो y बराबर क्या आ जाएगा, एक तो मैट्रिक्स आ जाएगी 7 0 2 5, और इसमें से घट जाएगा ये x की वैल्यू क्या है 5 0 1 और 4, बस इसको घटा दीजिए, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2 बचेगा, 0 में से 0 गई 0, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए ये बराबर ये। बच्चों ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में कट चुकी है, सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। वैसे आसान क्वेश्चन है, हम इसको करा भी देते, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम जो है आपको सिलेबस के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है।
ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं घ क्वेश्चन की तरफ। घ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि y बराबर log बेस ई 10x है आपके पास, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर पाई बाय 4 हो। तो सबसे पहले हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dwr2x लिख दीजिएगा यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसके बाद करिएगा। तो log x का क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/10x, और जिसको हमने x माना था, अब ये log x मान के किया ना हमने 1/10x, 1/x इसको x मान करके किया, इस x का दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ हमें श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए हम इसका दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx 10x, d/dx 10x दोबारा करेंगे यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/10x का हो जाएगा cot x, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका cot x और इंटू में आ जाएगा sec स्क्वायर x, बस यही आ गया। अब ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर पाई बाई 4 हो। अब आपको पाई बाई 4 में वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो पाई बाई 4 में, चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये तो रहेगा cot x ही, और इसको हम कर लेते हैं 1/cos स्क्वायर x, ठीक है ना, कोस में कर लेते हैं इसको डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकालनी है वो x बराबर पाई बाई 4 पर निकालनी है। तो इसमें x बराबर पाई बाई 4 रख दीजिए, ये हो जाएगा कोट पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 1/cos पाई बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से कोट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, और 1/cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये 1/2 आ जाएगा स्क्वायर खुल करके, और 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2, ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर ये कहता है कि समाकलन ज्ञात कीजिए a की पावर x और e की पावर x और dx का, ठीक है ना। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और ये भी एक्सपोनेंशियल है, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने ये आपकी मर्जी है, किसी को मान लीजिए, ठीक है ना। हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, और सबसे पहले इसको आई मान लेते हैं, माना आई बराबर, ठीक है ना, माना आई बराबर है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई बराबर पहला फंक्शन जो कहूँ दूसरे का इंटीग्रेशन होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन dx माइनस होल इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन d/dx a की पावर x, और दूसरे का फिर समाकलन यहाँ होगा, यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर x dx, ये इसका समाकलन होगा, और फिर इंटू में फिर dx आएगा और प्लस c आएगा, ये फॉर्मूला है खंड समाकलन का। अब देखिए a की पावर x जो कहता हूँ e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस समाकलन बाहर वाला a की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा a की पावर x इंटू लॉग ई ए, ठीक है ना, और e की पावर x का समाकलन करेंगे तो ये भी e की पावर x रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस c, इसमें ये कांस्टेंट है लॉग ई ए, इसको दे देंगे बाहर, तो ये आ जाएगा a की पावर x e की पावर x माइनस ये आ जाएगा लॉग बेस ई ए, समाकलन हो जाएगा a की पावर x और e की पावर x और समाकलन dx और प्लस में c आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू a की पावर x e की पावर x माइनस लॉग बेस ई ए। अब देखिए आई बराबर था ना ये समाकलन a की पावर e की पावर x dx, यही सेम है यहाँ पे, तो हम इसकी जगह आई रख दें, ठीक है ना, इसकी जगह हम आई रख देते हैं, और प्लस में c आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब देखिए ये आई वाली टर्म है, एक आई वाली टर्म है, इसको इसके पास ले आइए, तो ये आ जाएगा आई प्लस लॉग बेस ई ए इंटू आई, और बराबर आ जाएगा a की पावर x e की पावर x और प्लस में आ जाएगा c। अब देखिए इसमें से हम i कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से i कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस लॉग बेस ई ए इक्वल्स टू a की पावर x a की पावर x e की पावर x प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से i की वैल्यू जू की तू निकाल दीजिए, ये अपॉन में आ जाएगा इसके, तो a की पावर x e की पावर x प्लस c अपॉन 1 प्लस लॉग ई ए, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब आप इसके भी अपॉन में इसको दे सकते हो, इसके भी अपॉन में इसको दे सकते हो, तो आई बराबर क्या आ जाएगा a की पावर x e की पावर x अपॉन 1 प्लस लॉग बेस ई ए और प्लस c अपॉन 1 प्लस लॉग ई ए। इसको आप, ये है तो कांस्टेंट ही, इसको आप एक अलग कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ से इसको दे सकते हैं आई बराबर a की पावर x e की पावर x 1 प्लस लॉग ई ए प्लस इसको C1 कह लो, या यहाँ पे ये C1 लेकर के चलते, यहाँ आगे C कह देते, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट का, सॉरी ये हो जाएगा आपका समाकलन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना जहाँ C बराबर क्या है अपने पास, C1 बराबर C अपॉन 1 प्लस लॉग ई ए है, ठीक है ना। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चारों आपको करने हैं क्योंकि इसने कहा है सभी खंड कीजिए। देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे का क्या, ये कह रहा है कि x बराबर अगर साइन y है,
एक्स बराबर साइन वाई है, तो हमें सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको साइन इनवर्स एक्स कर लीजिए, यानी अगर मैं इस साइन को यहाँ पे पहुँचा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसने बस इसको ये बना करके दे दिया, आप इसको ऐसा बना लीजिए पहले। अब इसका समाकलन कीजिए, सॉरी अब इसका अवकलन कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी आप इस तरीके से कर दो समाकलन, तो ये नीचे वाली सबसे पहले इधर पहुंचाओ, फिर इसका दोबारा करेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, क्योंकि हम यहाँ पे डी डब्ल्यू आर टू एक्स अगेन करेंगे, डी डब्ल्यू आर टू एक्स अगेन, यानी एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर। तो पहला फंक्शन जो होगा तुम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे फंक्शन का अवकलन तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा फंक्शन जो होगा तुम डी वाई बाई डी एक्स, पहले फंक्शन का अवकलन तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन टू रूट एक्स मान करके करेंगे ना, 1 अपॉन टू रूट एक्स, और एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस 2x, और इक्वल्स टू इस 1 का होगा यहाँ पे 0। ठीक है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ये वाला है ना, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गुना में यहाँ पे चला जाएगा, तो ये रूट और ये रूट सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में आएगा ये, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट, सॉरी ये तो सबके अपॉन में चला जाएगा ना, अपॉन वाला ये अंडर रूट ये वाला, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये वाला जो है, ये वाला जो अपॉन में है, इसको हम 0 में पहुंचा देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर आपका, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाली टर्म उधर पहुंचा देंगे, ये 0 हो गई, यहाँ से बचेगा माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये इसको उधर पहुंचा देंगे, हो जाएगी प्लस, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना बच्चों, तो आपका ये हो गया प्रूफ, ये हो गया आपका प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी कह रहा है यदि ए बी और सी सदिश है। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि यदि ए बी और सी मात्रक सदिश हैं, यहाँ पे लिखा होता मात्रक सदिश हैं, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है ना बच्चों, क्या क्वेश्चन ये हम इसको मात्रक सदिश ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये मात्रक सदिश ही है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अगर बच्चों आपको ऐसा पेपर में कुछ हो जाए, आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से याद हो और उसमें थोड़ी कहीं मिसप्रिंटिंग हो, आपको शक हो, तो आप उसको इंग्लिश वर्जन में भी एक बार देख लेना है ना, क्योंकि आपका पेपर दोनों वर्जन में आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी एक साथ। तो आप उसको एक बार इंग्लिश वर्जन में भी चेक कर लेना, वहाँ पे ये सही होगा। ठीक है ना, तो हम क्या क्या करेंगे, दिया है ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी मात्रक सदिश है ना। अगर ये मात्रक सदिश हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मोड बराबर वेक्टर बी का मोड और बराबर वेक्टर सी का मोड क्या होगा, 1 होता है। जो भी यूनिट वेक्टर होते हैं उनका जो मोड होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, तो देखिए अब हम आगे चलते हैं। इसने ये दिया है, और ये एक कंडीशन और दी है कि, और दिया है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल है ना, वेक्टर ए के साथ एक बार इस पूरी समीकरण को वेक्टर बी के साथ, और एक बार इस पूरी समीकरण को वेक्टर सी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी अदिश गुणनफल करेंगे। वहां से हमारी 3 समीकरण बनेगी, उन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, वेक्टर ए डॉट करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। अब ये जो 0 है, 0 के साथ आप वेक्टर ए का प्रोडक्ट करोगे, 0 ही रहेगा वो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देखिए बच्चों ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो होता है वो होता है मोड ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, और प्लस ये वेक्टर ए डॉट बी जो का तो रहेगा, इसको हम कर लेते हैं सी डॉट ए। ठीक है ना, ए सी को सी ए लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से इस वेक्टर ए का जो मोड ए का मान क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, उधर जाकर के -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a डॉट बी प्लस सी डॉट ए और इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है ना बच्चों, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ऐसे ही आप क्या करोगे, एक बार समीकरण 1 में यहाँ पे दोबारा लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब की बार उसमें हम क्या करेंगे, बी वेक्टर की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा 0। तो यहाँ से जब बी डॉट ए आएगा, पहले बी डॉट ए, फिर आएगा बी डॉट बी, फिर आएगा बी डॉट सी। ठीक है ना, इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट बी कर दो। बी डॉट बी को आप मोड बी लिख सकते हैं, मोड बी का स्क्वायर, और बी डॉट सी को बी डॉट सी ही रहने दो। ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। ये 1 होता है, दिया हुआ है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, इधर जाके -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर -1। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगी आपकी तीसरी इक्वेशन। ऐसे ही समीकरण, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम समीकरण 1 से वापस चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वापस अब की बार सी की गुना करेंगे इसमें, सी डॉट की, इसी में ही, तो ये हो जाएगा सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से सी डॉट ए बनेगा, उसको जू का तू रखेंगे, सी डॉट ए को, फिर सी डॉट बी बनेगा, सी डॉट बी को हम बी डॉट सी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सी डॉट सी आ जाएगा, सी डॉट सी का मतलब है मोड सी का स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल टू 0, ये 1 हो जाएगा, उधर जाके -1, तो ये आ जाएगा आपके पास सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी बराबर -1। ये बन जाएगी आपकी चौथी इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, दूसरी, तीसरी और चौथी इक्वेशन को जोड़ दो, तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए ए डॉट बी इसमें है, ए डॉट बी इसमें है, ये 2a डॉट बी हो जाएगा, यानी 2a बी हो गया, 2bc हो जाएंगे और 2ca हो जाएंगे। ठीक है ना, जब आप दूसरी, तीसरी और चौथी इक्वेशन को जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, समीकरण 3, समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, और जब इन समीकरणों को आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा प्लस बी डॉट सी हो जाएगा प्लस सी डॉट ए हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो और दूसरी साइड -1 प्लस -1 प्लस -1, तो -3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास -3/2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, यही उसने पूछा था और ये आपने फाइंड कर दिया। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन कहता है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। देखिए बच्चों, यदि R1 भी A में तुल्यता है और R2 भी A में तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब R1 भी समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रमक भी होगा। इसी तरह R2 समतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों होगा। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको ये पता होगा कि समतुल्य की क्या कंडीशन है, सममित की क्या कंडीशन है और संक्रमक की क्या कंडीशन है, हम बीच में उसको यूज करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है, यानी इस पे हमें तीनों प्रूफ करने हैं। ये समतुल्य संबंध भी होना चाहिए, ये सममित भी होना चाहिए, ये संक्रमक भी होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे का गया क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समतुल्य के लिए चलते हैं। ठीक है ना, समतुल्य के लिए, समतुल्यता, समतुल्यता, समतुल्य के लिए हम प्रूफ करेंगे। इसमें हम क्या मानते हैं, एक एलिमेंट मान के चलते हैं, माना x बिलोंग्स टू a। ठीक है ना, अब ये x बिलोंग्स टू a इस प्रकार है, देखिए इस प्रकार है कि उसने कहा था कि R1 तुल्यता है तो R1 भी समतुल्य होगा, तो इसका मतलब x, x समतुल्य होना चाहिए, x, x R1 में बिलोंग करना चाहिए था, और इसी तरह तथा x1, x2 सॉरी x1, x बिलोंग्स टू R2 भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि R1 भी समतुल्य संबंध है और R2 भी समतुल्य संबंध है, इसलिए और A में ही है, इसलिए x, x बिलोंग R1 को भी करेगा, x, x बिलोंग R2 को भी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों को बिलोंग कर रहा है तो ये इनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, x, x बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अतः संबंध जो ये है, अतः संबंध R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा, एक समतुल्य संबंध हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एक समतुल्य संबंध है। ठीक है ना, अब आपने इसको समतुल्य तो प्रूफ कर दिया, अब आपको इसे सम्मित करना है और संक्रमक करना है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं सम्मितता के लिए, सम्मितता, सम्मितता, ये आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे। ठीक है ना बच्चों, ये वाली और ये वाली। सम्मितता के लिए चलते हैं,
सममितता में क्या होता है, आपको दो एलिमेंट लेकर के चलने होते हैं। तो माना दो एलिमेंट ऐसे लेकर के चलेंगे, x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, उस सेट में से जो उसने ए दे रखा है ना। और ये इस प्रकार लेने हैं, इस प्रकार है कि x कोमा वाई जो हो, x कोमा वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो। हमें अब ये दिखाना है कि y कोमा एक्स भी इसमें होगा, तो ये सम्मित हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो कंडीशन हम लेके ही चले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो x कोमा वाई है वो R1 में भी है और यहां पे तथा लगाओ x कोमा वाई R2 में भी है। तो हम यहां लिख देंगे x कोमा वाई बिलोंग्स टू R2। अगर ये इंटरसेक्शन में है तो ये R1 में भी होगा, ये R2 में भी होगा, सिंपल बात है ना। अब देखिए चूंकि R1 एक सम्मित संबंध है और R2 भी एक सम्मित संबंध है, तो अगर ये सम्मित है तो इसमें y कोमा एक्स भी होगा, y कोमा एक्स बिलोंग्स टू R1, तथा R2 भी एक सम्मित संबंध है, अगर xy उसमें है तो yx भी उसमें होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए y कोमा एक्स R1 में भी आ गया, y कोमा एक्स R2 में भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y कोमा एक्स R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा, ठीक है ना। यहां से क्या पता चला, अतः संबंध R1 इंटरसेक्शन R2 एक सम्मित संबंध है। ये सम्मित संबंध भी हो जाएगा, सम्मित संबंध है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इसको हमें संक्रमक प्रूफ करना है। संक्रमक प्रूफ करने के लिए संक्रमकता लिखेंगे यहां पर। संक्रमक प्रूफ करने के लिए हमें तीन एलिमेंट मानने पड़ेंगे। माना तीन एलिमेंट x कोमा वाई कोमा जेड मान लेते हैं, ये ए में है और ये किस प्रकार है, इस प्रकार है कि x कोमा वाई, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, x कोमा वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इस तरीके के लेने हैं कि ये दो कंडीशन तो वो फॉलो करते ही हों, यानी x कोमा वाई भी हो इसमें और y कोमा जेड भी हो इसमें। अब हम अगर x कोमा जेड इसमें दिखा देते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये संक्रमक भी है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इस वाली कंडीशन से क्या फॉलो होता है, इस वाली कंडीशन से ये कहता है कि एक्स वाई R1 में भी है और R2 में भी है, तो हम अलग अलग लिख देंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 और एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, हम ऐसे लिख देंगे x कोमा वाई बिलोंग्स टू R1 और एक्स वाई कोमा बिलोंग्स टू R2, ये दोनों में है। तथा अब ये वाला तथा लिख रहा हूं मैं, तथा ये y कोमा जेड जो है R1 में भी है और y कोमा जेड R2 में भी है। हम यहां लिख देंगे y कोमा जेड बिलोंग्स टू R1 और y कोमा जेड बिलोंग्स टू R2, दोनों में हो गया ये। अब देखिए चूंकि R1 एक तुल्यता संबंध है तो वो संक्रमक भी होगा, और संक्रमक होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा कि अगर xy R1 में है, yz R1 में है, तो xz भी R1 में होगा। तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। अब हम ऐसे करेंगे, x कोमा वाई बिलोंग्स टू R1 और x कोमा वाई बिलोंग्स टू R1 और y कोमा जेड बिलोंग्स टू R1, y कोमा जेड बिलोंग्स टू R1, तथा इसको ऐसे कर लो, x कोमा वाई बिलोंग्स टू R2, इन दोनों को एक साथ लिख लो, R2 और y कोमा जेड बिलोंग्स टू R2, ठीक है ना। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 है और वाई जेड बिलोंग्स टू R1 है और R1 एक संक्रमक संबंध है, तो x कोमा जेड भी R1 में रहा होगा। हम इसको ऐसे लिख देंगे कि x कोमा जेड बिलोंग्स टू R1, ये इस वाली लाइन से ये आ गया। अब यहां लगाओ तथा अब ये देखो x कोमा वाई R2 में है और y कोमा जेड भी R2 में है, और R2 एक संक्रमक संबंध है, तो इसलिए x कोमा जेड भी R2 में होगा। तो हम इसको लिख देंगे x कोमा जेड बिलोंग्स टू R2, बिलोंग्स टू R2। अब ये देखिए x कोमा जेड R1 में भी है और x कोमा जेड R2 में भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x कोमा जेड बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है ना, ये आपने दिखा दिया। अब देखिए आप क्या लेकर के चले थे कि x कोमा वाई R1 इंटरसेक्शन R2 में है, y कोमा जेड R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो हमने ये दिखा दिया कि x कोमा जेड R1 इंटरसेक्शन R2 में है। अतः संबंध R1 इंटरसेक्शन R2 एक संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। इसका मतलब ये हुआ, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है।
तुल्यता संबंध है। ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। थोड़ा थ्योरेटिकली क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसको ध्यान से करना, हो जाएगा, इजी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी खंड कीजिए। इसमें आपको चार क्वेश्चन मिलेंगे और चारों क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, तो देखिए फोर्थ का क्या क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ का क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दो ऐसी अपवर्जी घटनाएं हैं। अपवर्जी घटनाएं मतलब ए में और बी में इंटरसेक्शन फाई होगा। ठीक है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, अपवर्जी घटनाएं का ये मतलब होता है। तथा घटनाएं हैं कि पी ऑफ ए 1/2 है, पी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 है, पी ऑफ बी पी है, तो पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, दिया है, हम ये लिखेंगे, दिया है ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। अगर अपवर्जी घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा। और अगर मैं इसमें फिर प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, इसकी प्रायिकता निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी की, तो चूंकि इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है ना, तो अपने फेवर में तो जीरो है, तो इसकी प्रायिकता भी जीरो आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए इसने और क्या दिया है, पी ऑफ ए दिया है इसने 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया है इसने 3/5, और पी ऑफ बी इसने दिया है पी, और ये पी का मान पूछ रहा है। तो वी नो दैट, आप लिख सकते हैं हम जानते हैं, या वी नो दैट लिख दीजिए, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होती है। पी ऑफ ए यूनियन बी है आपके पास 3/5, पी ऑफ ए है 1/2, पी ऑफ बी है पी, और ये है 0। यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर पहुंचा दो, 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू आ गया पी। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से पी का मान जो आ जाएगा आपका, एलसीएम आ गया 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 5, 6 में से 5 गया 1, 1/10। तो पी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/10 आ गई। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका पी का मान आ गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं ख क्वेश्चन की तरफ। ख क्या कहता है, देखिए, समाकलन -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। आपने एक परगुण 7 पढ़ी होगी, परगुण 7 क्या कहती है कि अगर आपके पास -a to a लिमिट है और कोई फंक्शन है dx है, ठीक है ना, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये लिमिट ऐसी बन जाएगी 0 to a f of x dx, कब, यदि fx जो हो एक सम फंक्शन हो। ठीक है ना, यदि एक सम फंक्शन हो, और यही लिमिट 0 हो जाएगी यदि fx जो हो वो विषम हो। अब ये सम और विषम आप समझ रहे होंगे। सम कैसे पता चलता है, अगर f ऑफ x में आप f ऑफ -x रख दें और वो घूम करके f ऑफ x ही बन जाए, इसका मतलब है वो क्या है, वो सम है, सम फंक्शन है, सम फलन है। ठीक है ना। और विषम में क्या होता है कि अगर आप उसमें फंक्शन में -x रख दें और वो -fx आ जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विषम फंक्शन, विषम फलन। ठीक है ना, तो फिर fx जो है वो विषम फंक्शन है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी। अब देखिए चलते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में हम ये परगुण 7 लगाएंगे। अब ये -π/2 से π/2 लिमिट है और साइन स्क्वायर एक्स है। अब हम इस फंक्शन में देखते हैं ये फंक्शन क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स एक सम फंक्शन है, क्यों, देखिए अगर मेरे पास यहाँ fx बराबर साइन स्क्वायर एक्स है और मैं क्या करता हूँ इसमें -x रख देता हूँ, तो वो यहां पर भी -x रखा जाएगा, साइन -x और इसका होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। अब साइन -x तो माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x, और इसका स्क्वायर जो का तो रहेगा, ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और ये क्या था, यही फंक्शन था। ठीक है ना, यही क्या था, फंक्शन था। अब देखिए आप f ऑफ -x लेकर के चले और आपके पास क्या मिल गया, f ऑफ x मिल गया। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स एक सम फलन है, सम फलन है। अतः हम यहां लिखेंगे, अतः ये हो जाएगा आपका, अतः परगुण 7 से, परगुण 7 से, परगुण 7 से हमने पहले लिख दी वो सब उसमें। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परगुण 7 से ये जो क्वेश्चन है -π/2 टू π/2
और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका हो जाएगा 2 से लेकर के, क्योंकि एक सम फंक्शन है तो ये हो जाएगा 202 हो जाएगा π/2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना बच्चों। इस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 0 to π/2। इसको आप cos 2x के फॉर्मूले से बना सकते हो। क्या आ जाएगा? cos 2x के फॉर्मूले से 1 - cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है ना, dx आ जाएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x का, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है ना। बल्कि आप ये 2 साइन स्क्वायर एक्स की निकाल लो चाहे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। बाकी आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी 1 - cos 2x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे। इस 1 का समाकलन आ गया x माइनस cos 2x का समाकलन हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, साइन 2x अपॉन 2, और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 to π/2। जब आप इसमें लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसमें लिमिट रखेंगे ये π/2 आ जाएगा और यहाँ π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई बनेगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, और 0 में ये सारा 0, तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा π/2। ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा π/2। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे का क्या कहता है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ये है, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसका हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम असमीकाएं लिख देते हैं ना। फोर्थ का गया क्वेश्चन, दी गई असमीकाएं, या ऐसे लिख दो, दी गई असमीकाओं को, दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, x + 3y = 60, x + y = 10, और एक दी है इसने x <= y, यानी ये हो जाएगी आपकी x = y, है ना। ये आपकी 3 समीकरण बन जाएगी, 1, 2 और 3। ठीक है ना बच्चों। चौथी जो इसने दी है x > 0, y > 0, इसका मतलब ये है कि जो आपका रीजन होगा वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में होगा, मतलब पहले चतुर्थांश में होगा, जहां x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है, धनात्मक है। ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए, चलते हैं पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप इसके सारे कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। कैसे? x को 0 रख करके y की निकाल लो, y को 0 रख करके x की निकाल लो। ठीक है ना, ये टेबल मैं बना रहा हूं, आपको वो निकाल करके दिखाने हैं। ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी पहली इक्वेशन में इसमें। ठीक है ना। देखो, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अपॉन में जाएगा, 20 आ जाएगा, और अगर y 0 रखूंगा ये खत्म, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह समीकरण 2 से, इसी तरह समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से फिर एक और टेबल बनाओ, और ये समीकरण 2 की जो है आप वैल्यू सारी निकाल करके यहाँ पे रख दो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 10 मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 10 मिल जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तीसरी इक्वेशन आपके पास बहुत आसान सी है, यह है x = y। अगर x = y हो तो वो तो सिंपल सी है कि ओरिजिन से होते हुए ऐसे लाइन खिंच जाती है। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम ग्राफ बना लेते हैं। वो जो ग्राफ देगा उसमें एक लाइन पे आप ऐसे y एक्सिस बना लेना, और एक लाइन पे ऐसे x एक्सिस बना लेना। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो ओरिजिन है आपका, इससे आप इक्वल डिस्टेंस पे ले लेंगे वैल्यू। हमारे पास क्या है, 20 भी है, 60 भी है, 10 भी है। अगर हम 10-10 की वैल्यू ले लें, है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, ऐसे करके ये x एक्सिस है, और ऐसे ही ऐसे 10, 20, 30, 40 ऐसे करके ये y एक्सिस है आपकी। अब देखिए, पहला हम ये देखते हैं, समीकरण 1 को ड्रॉ करते हैं। 0, 20, 0, 20 कहाँ मिलेगा आपको, 0,20 आपको जो मिलेगा 1, 2, यहाँ पे मिलेगा 0,20, तो आप इसको पॉइंट दे दो a, ये हो गया 0,20। अगला है 60,0, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये है आपका 60,0, इसको दे दो b पॉइंट, ये हो गया 60,0। इसको और इसको मिला दो। ठीक है ना। देखिए, इसको और इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे। ठीक है ना, ये मिल गया। ठीक है ना बच्चों। अब ये आपकी जो लाइन होगी इस पे आप लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये हो जाएगी x + 3y = 60। अब दूसरी देखिए, ये वाले पॉइंट, इसको c नाम दे देंगे, इसको d, 0, 10 और 10, 0, 0, 10 ये रहा, 10, 0 ये रहा, इसको मिला दो यहाँ से। इसको जब मिलाओगे ऐसे तो ये लाइन यहाँ से जाएगी ऐसे। ठीक है ना, ये यहाँ पे कट करेगी, इसको यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, और इसको नाम दे देना c, 0,10, और इसको d नाम दे देना, ये है 10,0। तो ये जो लाइन हो जाएगी इसको हम कह देंगे x + y = 10।
और जो ये एक्स बराबर वाई वाली लाइन है ये तो सिंपल है, ओरिजिन से होके जाती है एक्स बराबर वाई, है ना, एक्स बराबर वाई जो होती है या वाई बराबर एक्स, ये बिल्कुल बीच से होके जाएगी। तो आप इसको बिल्कुल बीच में ऐसे करके बना देना। चाहे तो आप इसमें पॉइंट ले लेना, एक्स की वैल्यू 1 रख के वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 2 आ जाएगा, इस तरीके से। और 1 1 2 2 लेकर के उसको मिलाते हुए चलना, ये लाइन ऐसे खींच जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसने इसको 2 पॉइंट पे काटा, एक तो यहाँ पर इस वाली लाइन को काटा और यहाँ पर इस लाइन को काटा। अभी हम ये देखेंगे हमारा रीजन क्या बनेगा, पहले हम वो देखते हैं, क्षेत्र कौन सा होगा, वो किस में ड्रॉ होगा, ठीक है ना, जो शेड होती है वो कहाँ होगी, कौन से रीजन में होगी। पहली बात, हम रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, हम ना तो इधर जाएंगे ना नीचे आएंगे, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं, ये कहाँ होगा वो हम देखते हैं। अब देखिए पहली जो लाइन है आपके पास इन इक्वेशन एसएमई का ये है, इसमें मूल बिंदु पर देख लो आप, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, अब मूल बिंदु पर अगर आप x की वैल्यू 0, मूल बिंदु क्या होता है 0,0 होता है ना, तो अगर मैं 0,0 इसमें रख दूं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 लेस देन इक्वल टू 60। इसका मतलब ये सत्य है बात। अगर ये सत्य है तो इसकी लाइन से मूल बिंदु की तरफ हम जो है शेड करेंगे। तो ये वाली लाइन कौन सी थी, 60 वाली, ये वाली थी, है ना, x+3y, पहली वाली लाइन ये थी। तो इससे अगर सत्य बात आई है तो इससे मूल बिंदु की तरफ, यानी इस लाइन से मूल बिंदु की तरफ, ये है ना मूल बिंदु, इस लाइन से मूल बिंदु की तरफ, यानी इससे जो है हम नीचे की साइड जो है यहाँ पे इसको शेड करेंगे। और इस लाइन से x+y=10 जो है ये वाली, इसमें अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ, यहाँ 0 रख दूँ, तो ये 0 + 0 0 हो जाएगा और 0 > 10 आ जाएगा, 0 > 10, जबकि ये बात गलत है, असत्य है। क्यों है असत्य, 0 तो छोटा होता है 10 से, ये बड़ा बता रहा है इसको, तो इसका मतलब इस लाइन से ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा। अब ओरिजिन मूल बिंदु ये है, इसके अपोजिट साइड, तो इसके अपोजिट साइड मतलब दूसरी साइड, यानी इसके ऊपर होगा, इसके नीचे, इसके ऊपर। अब इस लाइन के या तो इधर से करना है या इस लाइन के उधर से करना है। अब देखो कौन सा होगा, यानी इस लाइन के आप किसी भी साइड का एक पॉइंट उठा लो। मान लिए मैंने यहां से एक पॉइंट उठाया 10,0, 10,0 मैंने यहां पे रख के देखा इस लाइन में, जो इसने कहा ना ये दी हुई इसने x, इसने ये दिया हुआ है x < y। हम 10,0 देखते हैं इसमें, 10,0 मतलब x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। ये बात सही है क्या, नहीं, ये बात गलत है, असत्य है। अगर ये बात असत्य है तो इस साइड, जिस साइड से आपने पॉइंट उठाया था उस साइड नहीं ड्रॉ करेंगे, उसके दूसरी साइड ड्रॉ करेंगे, मतलब उसके दूसरी साइड शेड करेंगे। तो यानी इसके तो आया इस साइड, इसके नीचे है, इसके ऊपर है, तो कौन सा रीजन आ जाएगा आपके पास, ये वाला, आपके पास ये वाला रीजन आ जाएगा जो आपका शेड होगा। तो आपको पॉइंट मिलेंगे एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट मिलेंगे। इस पॉइंट को कैसे निकालोगे, इस लाइन की इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। ये x बराबर y वाली है, x बराबर y, x बराबर y उठा करके इसमें रख दो, यहाँ से x की और y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वो वैल्यू जो है आपके पास मैं बता देता हूँ, हमने निकाल रखी है, ये 5,5 आ जाएगा। और x बराबर y उठा करके इस वाली में रख देना, यहाँ से x y की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, वो आएगी 15,15, ठीक है ना। आपके पास पॉइंट मिल गए 1 2 3 4, इन 4 पॉइंट पे हम z की वैल्यू देख लेंगे, किस पे अधिकतम है किस पे न्यूनतम है, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ एक टेबल बनाते हैं, अब हम यहाँ एक टेबल बनाते हैं, ये टेबल जो आ गई ऐसी, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु आ गया, और यहाँ से इसको बंद कर दिया। और z बराबर उसने क्या दे रखा है, 3x + 9y, 3x + 9y। आपके पास 4 पॉइंट हैं, सबसे पहला 5,5, 5,5, x की वैल्यू यहाँ रखो, y की वैल्यू यहाँ रखो, वैल्यू निकाल लो, 5 × 15, 9 × 5 = 45, कितने हो गए, 15 45 60 हो गए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट आपके पास 15 15, तो आप 15,15 देख लीजिए, 15 यहाँ रखेंगे, 15 यहाँ रखेंगे, सॉल्व करके आएगा आपका 180। फिर आएगा तीसरा पॉइंट ये वाला 0,20, 0,20, 0,20 कौन सा, इसमें रखेंगे 0 यहाँ 20 यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 हो गया, 20 यहाँ रखेंगे, ये भी 180 हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट है आपके पास ये वाला, ये है 0,10, 0,10, यहाँ पे 0 रखेंगे, 10 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 90। तो इनमें न्यूनतम कौन सा है, ये वाला। आपको क्या पढ़ना था इसमें, आपको इसमें क्या फाइंड करना था, न्यूनतम मान ज्ञात करना था। तो आप कह दोगे कि बिंदु 5 5 पर z का न्यूनतम मान कितना है, 60 है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको z का न्यूनतम मान बताना था, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथे का है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन ये जो है वर्धमान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको fx मान लेते हैं। माना fx बराबर ये क्या है, 2x³ - 3x² - 36x और प्लस के 7। ये हमें प्रूफ करना है कि ये वर्धमान है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, dWr2x कर दो, है ना, dWr2x। जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो f' x बराबर क्या आ जाएगा,
ये 2 बाहर और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस इसका करेंगे 2 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा x, माइनस 36, x का हो जाएगा 1 तो ये आ जाएगा 36 और 7 का हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ से f डैश x बराबर क्या आ जाएगा, 6 कॉमन बचेगा x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 36, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 6 बचेगा ना, यहाँ पे 6 बचेगा, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 3 माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है ना बच्चों। फैक्टर करने आपको आते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस के 6 इक्वल ये आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 6 बाहर ही रहेगा, x कॉमन x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे भी x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 कॉमन लेकर के ये बनेगा x प्लस 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। f डैश x आपका ये आ गया। अब यहाँ आप लिखिए अंतराल के लिए, अब अंतराल के लिए या तो अंतराल के लिए लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए वर्धमान ह्रासमान के लिए, है ना, वर्धमान ह्रासमान के लिए ही लिखते हैं, वर्धमान व ह्रासमान के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो रखते हैं, एफ डैश एक्स को जब जीरो रखेंगे तो इसको जीरो रखना पड़ेगा, 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 और बराबर आ जाएगा 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार इसको जीरो, 6 तो जीरो में चला गया, एक बार इसको जीरो रखोगे तो x बराबर 3 आएगा, इसको जीरो रखेंगे x बराबर -2 आएगा, तो x की वैल्यू -2 और 3 मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए सबसे अच्छा जो है इसको बनाने के लिए आप एक नंबर लाइन खींच लीजिए, इस नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, अब माइनस इन्फिनिटी और ये आ गया प्लस इन्फिनिटी। अब ये तो है x बराबर -2 और यहाँ पे मान लीजिए x बराबर 3 है, तो आपकी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 इंटरवल में, 3 अंतराल में डिवाइड हो गई, है ना। एक अंतराल ये है ये वाला 3 से इन्फिनिटी तक, एक अंतराल ये है -2 से 3 तक, एक अंतराल ये है -2 से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। 3 अंतराल हो गए। अब सबसे पहले आपको जो सबसे दाईं तरफ है, सबसे दाईं तरफ उसको प्लस लगा दो यहाँ, कि इसमें तो फलन वर्धमान होगा ही होगा, ये हमेशा होता है। इसमें जो सबसे लास्ट में है, सबसे राइट में है, इसमें तो ये वर्धमान होता ही होता है। अब मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। आप कैसे पता करोगे, अब चलिए जहां जिस फैक्टर से आपने ये x बराबर 3 निकाला है उस फैक्टर के पास जाइए, देखिए ये फैक्टर था ना वो x माइनस 3 वाला, यहीं से तो हमें 3 मिला था। अब इसकी पावर देखिए, यहां पर पावर, इसकी पावर अगर यहां सम हुई, सम मतलब एक सम संख्या जैसे 2 4 6 है ना, अगर ऐसी हुई सम संख्या हुई तो ये चेंज नहीं होगा, सेम ऐसा ही आ जाएगा, जैसा ये है ऐसा ही यहां, मतलब यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आ जाएगा इस वाले इंटरवल में। लेकिन अगर इसकी पावर तो ये रह जाएगा सेम, ठीक है ना। और अगर इसकी पावर हुई कोई विषम नंबर, अगर इस वाले फैक्टर की पावर हुई कोई विषम नंबर, मतलब यहाँ पे 1 है या 3 है या 5 है, इसकी पावर में 1 है यहाँ पे, तो अगर विषम है तो ये चेंज हो जाएगी, मतलब अगर यहाँ प्लस था तो ये अगला माइनस आ जाएगा। अब इस वाले के पास चलो, -2 के पास, -2 का फैक्टर वाला जिससे -2 वैल्यू आई थी उस फैक्टर के पास जाओ, इस फैक्टर का यानी इस गुणनखंड का पावर देखो, पावर यानी घात, इसकी घात अगर कोई सम संख्या है तो मैं यही जू का तू लिख दूंगा, और अगर इसकी पावर कोई विषम संख्या है यानी विषम संख्या है, जैसे यहाँ पे 1 है विषम संख्या है, तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इस प्लस का क्या मतलब है कि वर्धमान है, और माइनस का मतलब है ह्रासमान है, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें और इसमें वर्धमान है, इसमें ह्रासमान है, 3 अंतराल है ना हमारे पास। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि किस अंतराल में वर्धमान है, अतः वर्धमान किस अंतराल में होगा ये, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स अंतराल एक तो ये वाला -∞ टू -2, एक तो ये वाला, और उसके साथ यूनियन लगा दीजिए, ये वाला भी ऐड कर लो, ये कौन सा है 3 से इन्फिनिटी, दोनों में ये वर्धमान है ना, अंतराल में वर्धमान है, इसमें ऐसे कह दो कि इसमें ये वर्धमान है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम 2024 एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सी वीडियो, हेल्पफुल वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।